अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक सवाल तो होमवर्क कर ही आएंगे मंडे के लिए। क्वेश्चन 13 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑटम 11। पिछले सवाल में कोई टेक्निक समझ आई है? पहले वाली कौन सी? पक्की बात है। चलो यार, शुक्र है एंड पे कोई अच्छी बात सुनने को मिली। नहीं, चले अब एक थोड़ा सा तगड़ा सवाल करते हैं। मंडे को फिर और तगड़ा सवाल करेंगे। है होमवर्क 13 दिया है, अभी क्लास में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा सवाल है, 24 नंबर भी हैं, इसीलिए है। बल्कि इस पेपर में तो और एक, वो क्या कहते हैं दूसरों के लिए, क्या कहते हैं दूसरों के लिए, ये इबरत, ये इस अटेम्प्ट में, जबकि अटेम्प्ट है ना, इसमें इस टॉपिक का सवाल नॉर्मली नहीं आता था, स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते थे। और जिस तरह मैं ये इस कोर्स के आखिर में ही पढ़ा रहा हूँ, तो उस सेशन में मैंने ये आखिर में पढ़ाया था, तो आखिर में पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही कहते हैं यार छोड़ो, बस जितना पढ़ लिया बहुत है। ये टॉपिक छोड़ देते हैं, छोड़ गए बहुत सारे बच्चे। एक और टॉपिक है, उसमें से ज़िंदगी में कभी सवाल नहीं आया था, वो करते ही क्यों नहीं था बच्चे, मैं कराता था वो करते ही नहीं थे। वो सिलेबस में नहीं, आपके ब्रांच होता था, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इस अटेम्प्ट में ये जो अभी सवाल आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक सवाल आया 23 नंबर का और 24 नंबर का ये सवाल आया याद नहीं मुझे है। उस दौर में अनाउंस नहीं, उस दौर में आई कैप रिजल्ट नहीं अनाउंस करता था कि कितने % रिजल्ट है, वो तो खैर अभी भी नहीं करता, लेकिन स्टैट्स तब नहीं पता चलते थे। लेकिन ये मॉड्यूल बी का वाक़या है, मॉड्यूल बी का रिजल्ट तो ओवरऑल बहुत डाउन होता था, इसी को तोड़ के फिर उन्होंने इंट्रो और FR1 बनाया था। तो इसलिए कोई टॉपिक चॉइस पे नहीं छोड़ देना। चलें पढ़ लें सवाल। नहीं, चॉइस होती है ना, चॉइस होती है ना कि इसी टाइम में पास करना है कि अगली टाइम में पास करना है। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूँ।
हाँ जी, चलें ठीक है जी, पढ़ लिया, करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, कैंटीन का ट्रेडिंग अकाउंट, वही जो भी पहले सवाल में भी था। और आपको अच्छी तरह से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हैं, रिसीट्स पेमेंट्स गिवन हैं, और कुछ अंग्रेज़ी में बताया हुआ है। तरीका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लें, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के हेडिंग्स दे के जगह छोड़ दें, और ट्रेडिंग अकाउंट बना के तो जीपी तक लिख के बस जगह छोड़ दें। करें, बोर्ड पे तो मैं टी अकाउंट बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लें, जल्दी जल्दी भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पेज बनाना है, बैलेंस शीट का पेज और ट्रेडिंग अकाउंट, बस। बाकी फिर मैं वर्किंग करता हूँ बोर्ड पे। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं सवाल में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मुझे लगता है पूरा पेज ही लग जाता है। ठीक है, डन फॉर्मेट। चल यार, क्या वो, खैर है, आप करते रहें साथ साथ। पिछले साल की बैलेंस शीट है? नहीं, तो ओपनिंग बैलेंसेस इकट्ठे कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि फिगर्स हों, अंग्रेजी में भी हो सकते हैं जी। ओपनिंग बैलेंसेस, ये जज्बाती हरकत है, इससे ऊपर भी कुछ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कैश बैंक एक ही बात है, खैर है। कैश कितना? 1
7800। अच्छा ये कैसे पता डेबिट बैलेंस है? नहीं बैंक भी तो हो सकता है, बैंक भी तो हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता। हाँ तो फिर आप टी अकाउंट में फिर इसको क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे देख के फैसला करेंगे, तो डेबिट बैलेंस है। आगे और ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ जी अब आ जाए पॉइंट 1 पे। क्या क्या है? ट्रेड पेएबल्स हैं कैंटीन के, कितने? 71,000। और इन्वेंट्री है 55,200। सवाल पूरा पढ़ें तो शुरू करें। 60,000 जिनको लग रहा है वो इस सवाल का पढ़ लें लास्ट पॉइंट। तो कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर 55,200। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 158,000। फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस 55,200। टेलीफोन पेएबल 3,900। और कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल 3,200। और हाँ जी, ज़रूरी नहीं सब इकट्ठे एक जगह लिखे हों, ये आपको पॉइंट नंबर 2 में भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए। क्लब हाउस है अच्छा ये है गोल्फ क्लब, तो जो उसमें बिल्डिंग पोर्शन होगा ये वो है क्लब हाउस एंड कोर्स। वो तो चलें कैलकुलेशन टी अकाउंट करते हुए तोड़ लेंगे। क्लब हाउस कितना है? जो नंबर से जो मर्जी बता दें। कॉस्ट बतानी, कॉस्ट बता दें, बुक वैल्यू बतानी, बुक वैल्यू बता दें। है वो अकाउंटिंग टी अकाउंट बनाते हुए तोड़ लेंगे ना, पता तो है। अभी तो सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि ओपनिंग पूरे हैं कि नहीं। कॉस्ट बता रहे हैं ना 3,156,000। और फिक्सचर्स 552,000। और इक्विपमेंट 126,200। और इन्हीं की बिल्कुल आएगी, इन्हीं की एक्यूमुलेटेड वो भी ओपनिंग ही है ना, ये सारा 1 जनवरी के बैलेंसेस हैं। 214,600। फिक्सचर्स की 166,000। और 54,200। और ओपनिंग बैलेंस ज़रूरी नहीं कि इकट्ठे एक जगह दिए हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि नंबर्स में दिए हों, अंग्रेज़ी में भी दिए हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इसलिए बताया है ताकि आप खुद इसमें से ढूंढें कि कितना ओपनिंग प्रीपेड था। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 72,000। ऊपर पेमेंट्स में आ रहा है, ऊपर पेमेंट्स में इंश्योरेंस आ रहा है 72,000। और इसके लिए पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 72,000 की बात हो रही है। इस 72,000 की क्या बात हो रही है? ये किन 12 महीने से रिलेटेड है? 1 अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13, इसके लिए है ये 72। तो अगला सेंटेंस क्या है? 48,000। तो जो इससे पिछले 12 महीने थे, यानी 1
अक्टूबर 11 से जो शुरू हुए थे उनका 48 था, और इस साल पे इतना हुआ है, पिछले साल इतना पे हुआ था। अब इसमें अकाउंटिंग ईयर किधर है अपना? फर्स्ट जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12। ओपनिंग प्रीपेड क्या होता है? पिछले साल की पेमेंट का वो हिस्सा जो इस साल से रिलेट कर रहा है। तो उस 48 में से कितने महीने आगे जा रहे थे? 9 महीने, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये पे हुआ था। पिछला ईयर एंड 31 दिसंबर 11 पे रुक गया था, तो कितने महीने अगले साल में जा रहे थे? 9। वो पिछले साल का क्लोजिंग प्रीपेड था, इस साल का ओपनिंग प्रीपेड है। इसी में आगे चल रहा हूं। ओपनिंग, बल्कि ओपनिंग तुम लिख ही रहे, प्री पेड इंश्योरेंस 48 में से 9/12 ये था ओपनिंग, 36 था। इसी लिस्ट में आगे चल रहा हूं। ये 36,000 पॉइंट नंबर 5 पढ़ के देख लीजिए। किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आई तो बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ जी, नहीं आई समझ? 36,000 और कोई ओपनिंग बैलेंस? बस। तो अब आप इस लिस्ट का टोटल करें तो जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल फंड होगा। जी $72 में से, हाँ, तो वो क्लोजिंग प्रीपेड भी होगा। आप कह रही हैं इसमें से भी कुछ प्रीपेड होगा, 72 में से भी कुछ प्रीपेड होगा। हाँ, तो वो क्लोजिंग होगा ना, मैं तो भी ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहा हूँ। कितना आ गया? चलो, है? अच्छा, जानी पहचानी नहीं लग रही फिगर। 417, चले सही कह रहे होंगे। 418, चलो सही कह रहे होंगे। ये अभी ओपनिंग बैलेंसेस की लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, कैपिटल फंड। ठीक है, ठीक। ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। अगला काम, जितने ओपनिंग बैलेंसेस हैं उन सबके टी अकाउंट खोल लेते हैं। कैश का अकाउंट बनाऊं? कैश बैंक का? नहीं बना तो कैश बैंक का पर पूरा तो बना हुआ है अकाउंट, प्रॉपर टी अकाउंट ही तो बना हुआ है। पिछले सवाल में तो वैसे लिस्ट लिखी हुई थी रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इसमें तो बना हुआ है, सवाल के शुरू में ही बना हुआ है, तो बस वो हुआ हुआ है। क्रेडिटर्स BD 71,000। इन्वेंट्री का क्या करें? उसको ट्रेडिंग अकाउंट वो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अगर
कैंटीन का ट्रेडिंग अकाउंट भी कहा था बनाने को, उसके कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक में लिख लें। सवाल की रिक्वायरमेंट है 4 नंबर की। कैंटीन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना, हाँ, तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख लें। अरे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टी बना के हैं, लिखना क्या है? इन्वेंट्री का बीडी डबल फाइव ओपनिंग स्टॉक, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस था, टी अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि वो बना क्योंकि सवाल में बना हुआ है। क्रेडिटर का टी अकाउंट बनाया, बीडी लिख लिया। इन्वेंट्री का ओपनिंग ट्रेडिंग जो बनाया है पार्ट ए में, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। आगे सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग रिसीवेबल है 15,800 और ओपनिंग एडवांस है 55,200 और टेलीफोन पेएबल ओपनिंग है 3,900। कंपटीशन एक्सपेंसेस ओपनिंग पेएबल 3,200। क्लब हाउस, अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं। क्यों तोड़ के लिखें? क्योंकि उसमें लैंड है, बिल्डिंग है, अलग अलग है, तो डेप्रिसिएशन तुमने बिल्डिंग पे लगानी है। क्लब हाउस, अच्छा वैसे अगर ये बात ज़बानी समझ आ जाए तो ठीक है। लैंड के कुछ नहीं होना ना, तो लैंड को फिर सीधा बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ठीक है, चलो। क्लब हाउस में से कितनी लैंड है? 60, तो इस पे 60% लगा के सीधा बैलेंस शीट में ही लिख दे, नॉन करंट एसेट्स में लैंड। अच्छा, जब आप बैलेंस शीट बनाए ना, वैसे तो अक्सर बच्चे इसका ख्याल रखते ही होंगे। अब आपका ये पेज है और इसमें आप यहाँ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स लिख रहे हैं, तो आप ना ऐसे ना करें कि यहाँ लैंड लिखा और इसके सामने लिख दिया क्या, जो भी इसकी अमाउंट है, फिर इन्वेंट्री लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गए, इसकी अमाउंट यहाँ लिख दी, फिर कोई छोटा सा वर्ड लिखा, उसकी अमाउंट यहाँ लिख दी। ऐसे ना करें, आप एक लाइन में रखें और ये बाकी जगह पे पार्किंग थोड़ी करनी है, आप यहाँ पर लिखें, यहाँ वैल्यूज लिखें, पेज को यूज करें ना, आखिर में वैल्यूज लिखें। फिर वो अगर करीब करीब लिखी होती है ना, कोई फिगर्स आगे पीछे लिखी जाए तो फिर टोटल करते मिस हो जाती हैं। तो क्लब हाउस के बिल्डिंग ही बस कर लेता हूं। कितनी? 12626400। अच्छा, कर तो हम वर्किंग ही रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ कोई तंग ना करे तो आप बेशक यहीं पर ही लिख लें 214, ताकि यहीं से ना हम बुक वैल्यू ही निकाल लें क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे तो बुक वैल्यू ही लिखनी है। लेकिन अगर आपको अजीब लगे तो कोई बात नहीं, एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग बना लेते हैं। वो असल में डेप्शन रेट ऑन कॉस्ट है ना, तो आपको फिगर ही नहीं नज़र आ रही होगी जिस पे रेट लगाना है। 5-10% जो भी है वो ऑन कॉस्ट कहा हुआ है, तो इसलिए फिगर तो देखें ना जिस पे रेट लगना, इसलिए मैंने अलग कर दिया। अगर वैसे नेट बुक वैल्यू करना ठीक है, सवाल में तो फिगर मौजूद ही है, वहाँ से देख के रेट लगा देना ठीक है। इसको आप बनाई बुक वैल्यू पे लें बेशक।
एक्यूमुलेटेड का अलग अकाउंट बनाएं कि बस ठीक है? ठीक है। और आगे फिक्सचर्स, कॉस्ट इसकी 552,000 और इधर 166,000। इक्विपमेंट कॉस्ट 126,200 और इसकी एक्यूमुलेटेड 542,000। इंश्योरेंस 36,000। और कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लिख लें जाके। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नीचे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। जल्दी 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 जल्दी, नहीं करा नोट? कहाँ? चलें जी, ट्रांजेक्शंस डेबिट क्रेडिट शुरू से क्या है? सबसे पहली ट्रांजेक्शन रिसीट से शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट सवाल में हुआ हुआ है और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितनी? 654,900। कंटीन रिसीट्स क्या है? सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट में उधर सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। कैश डेबिट हुआ हुआ है और ट्रेडिंग में सेल्स लिख लें। रिसीट से शुरू किया मैंने, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, कैश डेबिट हुआ हुआ है और दूसरी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो
तो कैश डेबिट सवाल में ही हुआ है और सेल्स क्रेडिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगी सेल्स। गोल्फ कोर्स फीस ये एक इनकम है, तो कैश डेबिट हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स में लिख लें गोल्फ कोर्स फीस। अच्छा ये कैसे पता फीस इनकम है, क्या पता एक्सपेंस होता? रिसीट्स में है तो पैसे मिले हैं तो ये इनकम ही है। गोल्फ कोर्स फीस तक हूं मैं भी। इवेंट रिसीट्स, ये सवाल में खुद कह भी दिया उसने, अगर ना भी कहता तो हम ऐसे ही करते। सवाल की रिक्वायरमेंट देखिए, दूसरा सेंटेंस बी का, रिजल्ट्स ऑफ कैंटीन, यानी कैंटीन का जो प्रॉफिट है वो, रिजल्ट मतलब जो नेट रिजल्ट आ रहा है। कंपटीशन यानी कंपटीशन की जो इनकम और कंपटीशन को जो एक्सपेंसेस हैं उनका नेट, पहले भी हम ऐसे ही करते हैं। और इवेंट यानी इवेंट की जो इनकम और एक्सपेंसेस है, रिजल्ट मतलब उनका नेट। वो कह रहे हैं कि आपने एक लाइन आइटम शो करना है, तो अगर ये ना भी कहते तो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए इवेंट रिसीट्स को क्या करें, इनकम में लिखें लेकिन ब्रैकेट में लिख लें। इवेंट रिसीट्स इनकम में लिखें लेकिन ब्रैकेट में लिख लें। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी हम एक्सपेंसेस नेट कर देंगे, और यही सलूक कंपटीशन फीस के साथ भी कर दें। इनकम में लिख लें लेकिन ब्रैकेट में लिख लें। कैश डेबिट हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये इनकम क्रेडिट हो जाएगी। वो तो सेल्स बोली है ना, कैंटीन की रिसीट्स तो सेल्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आएंगी। कैंटीन का हम ट्रेडिंग जो बना रहे हैं, कैंटीन रिसीट्स जो हैं ये सेल्स हैं। सर अब अगर वैसे करेंगे जैसे वो हम एक्सपेंसेस सारे इसमें लिख लेते तो इनकम सारी तो गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा क्योंकि अब उसने कहा है कि इसके रिजल्ट को आपने लाइन आइटम दिखाना है। कैंटीन की रिसीट्स हैं सेल्स, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी कैंटीन है तो उसकी सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। जो इवेंट रिसीट्स हैं, कोई कराए होंगे इवेंट, ये इनकम में लेकिन ब्रैकेट में, क्योंकि एक्सपेंसेस नेट करने हैं। कंपटीशन, ये भी करवाया होगा कंपटीशन, इसकी फीस भी इनकम्स में लेकिन ब्रैकेट में। और रिसीट साइड पे लास्ट ये क्या है जी, कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। कितना? 198। बाकी आगे सवाल तरतीब से चलेंगे तो उसकी कोई ना कोई डिटेल नीचे आ जाएगी। जी जी जी, जितने का बेचा वो थोड़ी इक्विपमेंट में आएगा। इक्विपमेंट से तो उसकी कॉस्ट या बुक वैल्यू निकलेगी ना। जितने का बेचा वो तो डिस्पोजल अकाउंट में आता है। कैसे पता इतने का बेचा है? क्योंकि रिसीट्स में आ रहा है तो इतने का बेचा है। मैंने कहा था कि ये तो उसके बेचे हुए की अमाउंट है ना, अब आगे इसकी कोई बुक वैल्यू भी होगी, कोई प्रॉफिट लॉस भी होगा, तो वो नीचे आगे आ जाएगी। हम तो तरतीब से चल रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ ये ट्रांजैक्शन लिखी है, आगे इसकी डिटेल आ रही है, तो वहाँ से फिर बाकी अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस, डिस्पोजल पूरा कर लेंगे। रिसीट साइड की ट्रांजैक्शन हो गई। पेमेंट्स, कैंटीन की पेमेंट्स, ये क्या है? ये कैंटीन के क्रेडिटर्स को पे किया है, ये क्रेडिटर्स, कैश वहाँ क्रेडिट हुआ है और ये हो जाएगा डेबिट। 213000। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, कोर्स रिपेयर्स, इनके बारे में कहीं दोबारा कोई जिक्र है?
तो बस एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस लिख लें और कैश क्रेडिट हुआ पड़ा है जी। कैंटीन सॉरी क्लब हाउस वाला एक्सपेंसेस में लिख लें, कैंटीन वाला है वो ट्रेडिंग में लिख लें। वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में, वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन वाला ट्रेडिंग में, और कोर्स रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में। ये चीजें हो गई डेबिट, और कैश क्रेडिट हुआ हुआ सवाल में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो चलो मेरे पास जगह नहीं है। कैंटीन ट्रेडिंग देखें जी, ये बना देता हूं आपको। रुपीज सेल्स, ये वो हैं कैंटीन रिसीट्स 331,400 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक ये उधर वर्किंग से लिखा है 55,200। परचेजेस अभी नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं पता। ग्रॉस प्रॉफिट ये कैंटीन की वेजेस एंड सैलरीज कितनी 7,8,900। ये किया है जी ट्रेडिंग में अभी तक। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तीनों चीजें रिपीट कर रहा हूं। वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस वाली, ये इस क्लब का ओवरऑल एक्सपेंस है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस में आ जाएगा। वेजेस सैलरीज कैंटीन वाली कैंटीन में आ जाएंगी ट्रेडिंग में, और कोर्स रिपेयर्स ये भी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। आगे इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 72,000। पूछना कुछ क्या? अभी तो मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन तरतीब से चला के डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं, वो पॉइंट आगे आ रहा है ना, उसमें वहां आप सीडी निकाल लेंगे। वैसे भी वो क्लोजिंग होगा, तो क्लोजिंग तो हम सबसे आखिर में ही करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, दोनों का हमने इधर अकाउंट बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी 47,300, और टेलीफोन इधर आ जाएगा कितना 197,000। आगे इवेंट एक्सपेंसेस का कहीं आगे कोई जिक्र, तो ये उधर इनकम में ब्रैकेट में चला जाएगा माइनस। इवेंट इनकम में ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा। कैश क्रेडिट हुआ हुआ है, और ये जो इवेंट एक्सपेंसेस है ये वहाँ इवेंट इनकम में माइनस हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में आ जाएगा, और कंपटीशन एक्सपेंसेस ये। अभी एक्सपेंस नहीं निकला ना, ये तो पेमेंट्स में आ रहा है, ये बना तो बस यहाँ से फिर, क्योंकि इसका तो पेबल है ना, तो यहाँ से एक्सपेंस निकलेगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। 1 2 6। अब ये कैश रिसीट्स एंड पेमेंट सारी चीज़ें देख लें, इनमें कोई ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट ना समझ आया हो तो पूछें। हैं जी, इवेंट एक्सपेंसेस हैं तो वो उधर इवेंट इनकम्स में जाके नेट हो जाएंगे। वो इनकम्स में देखें इवेंट इनकम रिसीट्स लिखी हुई हैं ब्रैकेट में, ये उस ब्रैकेट में जाके लेस हो जाएंगे। जी कौन सा एक्सपेंस? सर एक कंपटीशन फी है जी जी, ये क्या है, ये हम अर्न कर रहे हैं? रिसीट्स में है ना। हाँ हमने कंपटीशंस करवाए होंगे, गोल्फ क्लब है ना, कोई कंपटीशन करवाया होगा, तो जिन्होंने एंट्री फीस ली होगी उनसे, तो वो हमारी इनकम है क्योंकि पैसे लिए हैं। सर वैसे कंपटीशन अकाउंट तो बना हुआ है सर, और expenses। वो एक्सपेंसेस का बना हुआ है, कंपटीशन एक्सपेंसेस पेएबल बना हुआ है। यही वजह है कि मैंने जो पेमेंट्स में आखिरी कंपटीशन एक्सपेंसेस की पेमेंट आ रही थी वो यहाँ लिखा है, क्योंकि ये इनका अलग पेएबल अकाउंट बना हुआ है, तो वो पेमेंट में लिखा है। जो कंपटीशन की फीस है वो हमारी इनकम है क्योंकि पैसे मिले। सर ये जो नीचे रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है उसमें कंपटीशन का जो लाइन आइटम का, हाँ। सर वो पेबल का कहा हुआ है या फिर नहीं नहीं, किसी का काम है? रिजल्ट्स ऑफ कैंटीन कंपटीशन एंड इवेंट्स शुड बी शोन सेपरेटली एज अ लाइन आइटम। रिजल्ट से क्या मुराद है? इनका प्रॉफिट ही ना। यस सर। सर इसका तो फिर मतलब हाँ, तो हम लोग कंपटीशन इवेंट, ये इवेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम पहले भी ऐसे ही करते हैं कि इनकम और उनके रिलेटेड एक्सपेंसेस नेट करके दिखाते हैं, वो जो ब्रैकेट में लिखी हुई है चीज़, तो इसी यही कहा हुआ है। कहाँ? सर इसमें कंपटीशन है। वो इसलिए नहीं आया है ना क्योंकि यहाँ से निकलेगा। ये कंपटीशन एक्सपेंसेस पेएबल बना हुआ है, इसका बीडी है, पेमेंट है, सीडी है, फिर यहाँ से एक्सपेंस निकलेगा जो उधर ब्रैकेट में आएगा। इवेंट एक्सपेंस सीधा वहाँ इसलिए चला गया क्योंकि इवेंट एक्सपेंस का कोई पेएबल नहीं था। जल्दी भाई, आधा सवाल हुआ है। रिसीट्स पेमेंट्स डन। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 तो कर लिया ना, ओपनिंग बैलेंस। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 से क्या पता चल रहा है? डेप्रिसिएशन, तो लगा लेते हैं। क्लब हाउस पे कितना?
5%, तो इस पे 5% लगा दें। 5% ऑन कॉस्ट है ना, तो इस पे लग जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और ये क्रेडिट 63120। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट आ जाएगा और ये क्रेडिट हो गया। इसी तरह फिक्सचर्स क्या रेट है? 10%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? हाँ, मिला के लिख दे। क्लब हाउस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में डेप्शन डेबिट, ये क्रेडिट। फिक्सचर की डेप्रिसिएशन वहाँ डेबिट, ये क्रेडिट। और इक्विपमेंट की डेप्शन से पहले पॉइंट नंबर 4 देख लें। ड्यूरिंग द ईयर एक इक्विपमेंट बेचा है और इस साल में इस पे कोई डेप्शन नहीं लगानी। चलें अब बताएं, इस पे डेप्शन किस पे लगाऊं? 1262 में से 55 निकाल के बाकी पे रेट लगेगा। पॉइंट नंबर 4 करता हूं। अभी तो डेप्रिसिएशन के लिए पढ़ाया था आपको कि इसमें से 55 कॉस्ट वाला बेच दिया और उस पे नहीं लगनी इस साल की डेप्शन, लिखा हुआ पॉइंट 4 के अंदर। तो दिस माइनस 55, फिर उस पे रेट लगेगा। कितने परसेंट है? 20%। 241400। एक्सपेंसेस में डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट। 1262000 माइनस 55,000, उस पे लगाया है 20%। पॉइंट 2 और 3 दोनों डन। पॉइंट 3 तक मैं रुका हूं, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट 3 तक। पॉइंट 4, अब इस पूरे बिकने वाले की कहानी है शुरू से। ये सारी कहानी इसलिए सुनाई है ताकि इसकी पूरी डिस्पोजल अकाउंटिंग कर लें। कब खरीदा था? 1 जनवरी 2008। तो 8, 9, 10, 11, 12। 12 का तो अब बना रहे हैं।
तो इस पे तो डेप्शन नहीं है, इस पे तो डेप्शन नहीं है ना, तो पीछे रह गए कितने, 4। तो ये उस एसेट की बुक वैल्यू रह गई हुई थी, उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 20%। तो 4 साल में ये 80% डेप्रिशिएट हो चुका था, तो बाकी 20% ही रह गया था। 55,000 बाकी रह ही 20% गया था। देखिए मैंने जब यहाँ पर ये दोनों लिख दिए, डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दी, तो मैं बुक वैल्यू पे बना रहा हूँ ना अकाउंट फिर, तो यहाँ पर उसकी क्या वैल्यू लिखें, बुक वैल्यू। 55,000 कॉस्ट वाला एसेट 20% करते करते डेप्रिशिएट हो रहा था 4 साल, तो बाकी इतना रह गया था, कितना, 11,000। ये क्रेडिट और ये डेबिट। डिस्पोजल वाले एसेट की बुक वैल्यू I-16। चलो नहीं वो लिख दिया कि इधर 55,000 लिख दिया, इधर ठीक 80 जैसे ठीक, बिल्कुल ठीक। पॉइंट नंबर 5, इससे बीडी तो हमने निकाल लिया था, क्या हुआ, वो मैंने बुक वैल्यू लिख दी ना, कॉस्ट लिखनी है कॉस्ट लिख दें, यहाँ कॉस्ट लिख दें, यहाँ एक्यूमुलेटेड लिख दें। अरे बुक वैल्यू लिख दी ना मैंने, तो बुक वैल्यू चलेगी। अगर एक्यूमुलेटेड लिखना है तो यहाँ कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ एक्यूमुलेटेड लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5, ये कहानी भी शुरू में सुनाई थी, और इससे क्या सबक निकल रहा है, सीडी निकल रहा है, किधर गया इंश्योरेंस, ये इससे सीडी निकल रहा है हमारा। बेशक बाद में जब सब सीडी लिखना है तब लिख दें या अभी लिख दें। 72 में से कितना सीडी, 9 मंथ्स, 54,000। जैसे बीडी 9 महीने था जो पिछले साल से इस साल में आया था, तो अब इस 72 में से भी 9 महीने अगले साल में जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, कैंटीन के मैनेजर को देना है बोनस, और इसका ताल्लुक जोड़ा है कैंटीन के प्रॉफिट से। तो बस फिर पहले प्रॉफिट्स निकलेंगे तो ये काम सॉल्व होगा, छोड़ दिया इस पॉइंट को। आगे कैंटीन के पेबल्स का क्लोजिंग बताया हुआ है, और पॉइंट नंबर 8 में एनआरवी तो कर लिया, बस ठीक है, अब क्लोजिंग ही रह गए। पॉइंट नंबर 6 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो उसका 20% लगेगा, तो पॉइंट नंबर 6 छोड़ दिया। बाकी जो क्लोजिंग्स हैं वो शुरू से ही इकट्ठे कर लें चाहे। हाँ जी, कैश बैंक का क्लोजिंग 641,600 क्या करें, इसको लिख दें करंट एसेट्स, बैंक का क्लोजिंग लिख दें करंट एसेट्स में। वो अभी इसलिए लिखवा दिया कि अब जब यहाँ काम समेटेंगे ना तो सामने कैश बैंक होगा नहीं, वो स्किप हो जाएगा फिर। बाकी क्लोजिंग्स यहाँ तक लिखते जाते हैं, अभी बैलेंस शीट में नहीं भेज रहा। क्लोजिंग क्या क्या क्लोजिंग, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 140। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट समझें जी। क्रेडिटर्स वाला सेकंड लास्ट पॉइंट समझ लें। इंट्रो में कंट्रोल अकाउंट पढ़े थे हैं? हाँ नहीं, वो तो बुक्स का पॉइंट बताया था ना, लेकिन वो परचेज लेजर और अच्छा एक परचेज लेजर में सब इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के बैलेंसेस होते हैं।
मेजॉरिटी के तो क्रेडिट बैलेंस आ रहे होते हैं, कुछ के डेबिट भी आ सकते हैं। कंट्रोल अकाउंट तो डबल एंट्री का हिस्सा है, उनके अलावा इंडिविजुअल के अकाउंट्स वो साइड पे होते हैं सिस्टम से बाहर, उनमें हर एक इंडिविजुअल के क्रेडिट बैलेंस आ रहे होते हैं। किसी का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस कैसे हो सकता है? हमने ज़्यादा पैसे दे दिए। तो हुआ ये था कि ये जो लिस्ट थी, इनमें से जिन जिन के क्रेडिट बैलेंसेस थे और जिन जिन के डेबिट बैलेंसेस थे, ये बताया हुआ आपको सवाल में सेकंड लास्ट पॉइंट। कितना? 6000। अच्छा, अब होना सही क्या चाहिए कि इन दोनों को नेट करके लायबिलिटीज लिखनी चाहिए, या ये लायबिलिटी में और ये एडवांस टू सप्लायर में? नहीं, नेट नहीं होगा, नेट नहीं। ये एडवांस अलहदा करंट एसेट में जाएगा और ये है जो लायबिलिटी में जाएगा। जिसको एडवांस दिया है उसको एडवांस दिया है, वो एसेट है। अगर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में कुछ का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कुछ काफियों का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कुछ का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो जिनको एडवांस दिया है उनका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये क्रेडिटर्स में से नेट नहीं कर सकते। ये एडवांस एक अलहदा एसेट है। एक ही बंदे से लिए होते हैं तो उसके साथ नेट हो सकता है। हाँ, वो तो फिर नेट हो सकता था, बल्कि नेट ही कर देना था। ये अलहदा एसेट शो होता है, ये अलहदा लायबिलिटी शो होती है। और अगर कच्चा कच्चा कुछ कंट्रोल अकाउंट की शक्ल याद हो तो यही वजह है कि कंट्रोल अकाउंट में आपने शायद 2-2 बीडी 2-2 सीडी भी देखे हो। डेटर कंट्रोल अकाउंट में मेनली तो डेबिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, क्योंकि ये सबका कंबाइंड लिखा होता है। तो असल में होना ये चाहिए कि ये अलहदा से डेबिट बैलेंस और ये अलहदा से क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर इनको नेट कर दिया जाए 55,200, तो ये था फिर 61,200। अगर इस 61,200 मैंने बनाया और इसको नेट करके 55,200 बना दिया जाए, तो ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है सेकंड लास्ट पॉइंट में कि क्रेडिटर्स बैलेंस इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ 6,000, इसका मतलब एडेड नहीं है, शामिल है। तो शामिल है तो एज अ नेगेटिव शामिल है। कुछ क्रेडिट बैलेंसेस हैं, कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं। अगर उनको मिला के, इंक्लूड मिला के लिखना है तो ऐड करके थोड़ी लिखना होगा, नेट ही होंगे ना। तो जो ऊपर लिस्ट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पॉइंट सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ 6,000, तो इसका मतलब है जो ऊपर लिस्ट आ रही है 55,200 वो नेट करके दिए हुए, जबकि सही में क्रेडिट ये है, डेबिट ये है। तो इसलिए लायबिलिटीज में 55,200 की बजाय ये लायबिलिटीज में जाएगा और ये एसेट्स में जाएगा। तो हम अब यहां क्रेडिटर में जब सीडी लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 61,200 और यहां लिखेंगे 6,000। क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। जी जी जी। सर मैं इसको ऐसे सोच रहा था कि हमने एक सप्लायर से चीज़ें ली थी, फिर उसे वापस कर दी, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न कर दिया। अच्छा, तो अभी उसकी तो उससे उसका डेबिट बैलेंस तो नहीं आ जाएगा? सर अभी अमाउंट उससे रिसीव नहीं की, हमने अपनी बुक्स में तो उसे क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया होगा सर। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं पैसे दे चुके हुए थे? सर हमने उससे चीज़ें खरीद ली हुई थी और फिर हमने परचेज रिटर्न की है सर। पहले जब खरीदी थी तो पैसे भी दे दिए पैसे थे? दे दिए। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो वो भी रिसीवेबल ही हुआ ना उससे? तो सर नहीं, लेकिन मतलब अगर उसको ओवरऑल देखें तो हमने वो वाले पैसे तो नहीं दे ना उसके, इससे नहीं, पैसे रिसीवेबल है। हम उसको चीज़ें खरीद के पैसे दे चुके थे, अब अगर चीज़ें वापस कर रहे हैं तो पैसे वापस लेना हक नहीं है। सर नहीं, जो और भी पैसे देने हैं उसके, तो फिर उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही ना आ रहा होगा। सर नहीं, उतने से क्रेडिट भी तो किया होगा ना सर। अरे उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस कब आ रहा होगा? तो जब हमने उसे परचेज रिटर्न किए हैं तो उतने उस अमाउंट से उसे डेबिट किया वो क्रेडिट। डेबिट एक दफ़ा डेबिट कर दिया, एंड बैलेंस कितना आ रहा होगा? अगर उससे और भी चीज़ें खरीदी होंगी तो एंड बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा होगा ना। डेबिट बैलेंस उस सूरत में आ रहा होगा जब उससे पैसे वापस लेने हैं, तो वो हमारा एसेट है। क्रेडिटर का डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट।
नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ऊपर पॉइंट नंबर 2 में 1 में क्या क्या क्लोजिंग बैलेंसेस हैं? कैंटीन के पेबल तो लिख लिए, कैंटीन इन्वेंट्री यहाँ भी लिखना है। कितना है? 39। यहाँ भी लिखना है और करंट एसेट्स में भी लिखना है। कैंटीन इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखना है और करंट एसेट्स में भी लिखना है। जी, आप लास्ट सेशन में बताया था इन्वेंट्री शो हो रही है और क्रेडिटर शो हो रही है, तो उनमें से कितनी पेमेंट्स होती हैं, वो परचेजेस पे या इन्वेंट्री में भी लगता है? मैंने कहा था कि पेमेंट्स में अगर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक के नाम से एक पेमेंट आ रही है तो वो असल में पेमेंट टू क्रेडिटर है, ये कहा था। तो वो पेमेंट के नाम से ही आ रहा था, कैंटीन पेमेंट्स के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट नंबर 2 में जो लिस्ट है वहाँ से लिया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से लेस और करंट एसेट्स में आ जाएगा। और कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है? सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल है कितना? 27 और एडवांस का 35500। सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। बाकी सबके तो टी अकाउंट्स बने हैं ना, तो वहाँ सीडी लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में लिख दिया। और क्या क्लोजिंग है? टेलीफोन एक्सपेंसेस ड्यू, ये इसका सीडी कितना? 5900। और कंपटीशन एक्सपेंसेस ड्यू 3900। बस अब ये सारा काम समेटना है, कैंटीन का प्रॉफिट निकलना है तो उसका बोनस आएगा। जहाँ तक साम लिख लें सारा, फिर समेटता हूँ। मेहनत मजदूरी है बस। यहाँ तक नोटेड? चलें जी, अब समेटना शुरू करते हैं। बीडी है, सीडी है, पेमेंट्स हैं। परचेजेस निकल आएंगे कितनी? 197,200। क्रेडिटर्स क्रेडिट और परचेजेस डेबिट। 197 क्या 200।
और क्रेडिटर्स के अकाउंट से ट्रायल में क्या जाता, ये जाता, और वहाँ से आगे तो बस ले जाएं बैलेंस शीट में। करंट लायबिलिटीज़ में कैंटीन पेएबल्स और करंट एसेट्स में एडवांस टू सप्लायर। करंट लायबिलिटीज़, कैंटीन पेएबल्स और करंट एसेट्स एडवांस टू सप्लायर्स। करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग है, रिसीट्स हैं, इनकम निकलेगी 686,400। ये कहाँ लिखे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन इनकम। यहाँ से ट्रायल में क्या जाता, सीडी, और वहाँ से आगे तो ले जाएं बैलेंस शीट में। करंट लायबिलिटीज एडवांस सब्सक्रिप्शन, करंट एसेट्स सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। टेलीफोन ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल, पेमेंट, तो यहाँ से एक्सपेंस आ जाएगा 21,700। कहाँ लिखें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टेलीफोन एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टेलीफोन एक्सपेंस। और ट्रायल में यहाँ से क्या जाता, सीडी। ट्रायल से आगे कहाँ जाता, करंट लायबिलिटीज़, तो ले जाएं करंट लायबिलिटीज़ में टेलीफोन पेएबल। ओपनिंग क्लोजिंग पेमेंट्स 13300। ये आ गए कंपटीशन एक्सपेंस। ये कहाँ लिखें? वो कंपटीशन फीस के ब्रैकेट में माइनस। और यहाँ से ट्रायल में जाता ये, और वहाँ से आगे करंट लायबिलिटीज़ में, तो कंपटीशन एक्सपेंसेस पेएबल। बिल्डिंग
क्या होगा? सीटी CD होगा 41 कितना? 9 8 4 6। आगे क्या करें इसका? ले जाएं जी, ले जाएं। नॉन करंट एसेट्स, क्लब हाउस बिल्डिंग। फिक्सचर्स क्या होगा? CD होगा 330। ये कहाँ? वही नॉन करंट एसेट्स फिक्सचर होते क्या है। होते हैं फिक्सचर ये फिक्सचर है, ये स्टेशनरी आइटम है, स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है ये जो दीवार में फिक्स होती है ना चीज़ें, ये फिक्सचर हैं। आप बोर्ड को मारे नहीं वो स्टेशनरी ये बोर्ड स्टेशनरी नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है। चले किसी और दिन ये बात नहीं नहीं नहीं, अभी यही बात क्लियर होगी। ये फिक्सचर है, ये बोर्ड एसेट है बोर्ड कॉलेज का, ये स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी आइटम्स क्या होते ये एक्सपेंसिव हैं इसी के साथ लिंक करी वही नहीं फिर वो स्टेशनरी समझ रहे जगह पे स्टेशनरी जो रुकी हुई है वो उनको नहीं नहीं नहीं, टेबल पे स्टेशनरी 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 यही है, ये मार्कर और ये चीज़ें, ये भी स्टेशनरी है। सही ये स्टेशनरी वो स्टेशनरी क्यों सर नहीं ये यूज पे भी काम की होती स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है है नहीं छोटे वाला क्योंकि बोर्ड पे लिख रहे हैं, ऐसे तो बोर्ड दीवार पे लगा हुआ तो फिर दीवार भी स्टेशनरी है, फिर दीवार ज़मीन पे है तो ज़मीन भी स्टेशनरी है। इक्विपमेंट हाँ जी, इक्विपमेंट CD 467600। अच्छा, जिनको लगे कि जी CD क्यों है तो फिर और क्या करें, तब इधर बैलेंस आ रहा तो और क्या होगा? BD है, डेप्रिसिएशन है, एडिशन होती तो पेमेंट्स में कहीं नज़र आ जाती, और वैसे भी बैलेंसिंग इधर नहीं कर रही तो एडिशन तो नहीं होगी, तो फिर CD ही होगा। इसको कहाँ लिखें? वही नॉन करंट एसेट्स में। इंश्योरेंस, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, पेमेंट, इंश्योरेंस एक्सपेंस 54,000। कहाँ लिखें इसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस एक्सपेंस, और यहाँ से ट्रायल में क्या जाता? ये CD। वहाँ से आगे करंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस। है जी, इधर प्रॉफिट आ गया 88। कहाँ लिख लें? इनकम में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 8800। जहाँ तक पहुँचे फिर लास्ट कमीशन रहेगी, बोनस या पता नहीं कमीशन बोनस क्या है, क्या है? कैंटीन में नीचे बोनस बोनस, बोनस। यहाँ तक पहुँचे फिर बोनस बताता हूँ। इंश्योरेंस एक्सपेंस बैलेंस करके निकला, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और ये क्लोजिंग प्रीपेड आ जाएगा। क्या हुआ? दिल बर्दाश्त नहीं होगा? सर ये FC के
नहीं समझ आ रही? क्या हो गया? सर वो उसका बता रहा था मैच अच्छा 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 अच्छा, कोई बात जल्दी जल्दी यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल 212900 118500। अच्छा, अभी बोनस कैंटीन मैनेजर का है तो वो माइनस होना है, लेकिन बोनस की अमाउंट नहीं पता, तो पहले उसके बगैर वाला देखें प्रॉफिट कितना। 39600। इसका 20% बोनस देना है उसको। इसका 20% देना है जो उसका एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रॉफिट आना उसका हाँ। ये जो 39600 है, इसमें से जब बोनस माइनस हो जाएगा तो जो वैल्यू बचेगी ये उसका 20% है। तो अगर यूनिटी मेथड से करना है तो यूनिटी मेथड देखें, इसमें से कुछ माइनस होगा तो जो आंसर आएगा ये उसका 20% है। जिसका परसेंट होता है वो 100 होता है, ये 100 है, ये 20 है, तो फिर वो 120 है। 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100 बच रहा है। दोबारा इसमें से एक अमाउंट माइनस कर रहे हैं, जो आंसर बचेगा इसका 20% ये है, तो जिसका परसेंट होता है वो 100 होता है। ये 100 है तो ये 20 है, तो किस में से 20 माइनस करें तो 100 बचेगा, 120। ये 120 है। अगर ये 120 है तो फिर 20 कितना होगा, 39600 इंटू 20 बाई 120, 6600। और अगर यूनिटी मेथड समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये है x, 39600 में से 20% ऑफ x माइनस करेंगे तो इसमें से x का 20% माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। और ये x कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो। अब यहां से जब x फाइंड करेंगे तो वो बोनस आ जाएगा, वो ये निकलेगा ये। और इसका 20% लेंगे तो 6600 निकल आएगा। ये बोनस पे कर दिया है उसको, नहीं पे किया होता तो एक तो पेमेंट्स में आ रहा होता, और दूसरा पे किया है हो ही नहीं सकता था। प्रॉफिट निकलेगा तो कैलकुलेट होगा ना। तो बोनस एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट, करंट लायबिलिटीज। बोनस एक्सपेंस डेबिट और करंट लायबिलिटीज बोनस पेएबल क्रेडिट। बोनस एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल जो कि करंट लायबिलिटीज में लिख देंगे जाके, वो क्रेडिट। और बस इस 33 का क्या करें, ये प्रॉफिट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स में आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। ट्रेडिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट निकलेगा तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। अरे यार इंट्रो से हम बाहर आ गए हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम जाएगा। अब वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेट रिजल्ट निकलेगा सरप्लस या डेफिसिट, वो कैपिटल फंड में जाएगा। ये जो प्रॉफिट इक्विटी में जाता था वो बिजनेस में जाता था,
ये सिर्फ ट्रेडिंग पोर्शन का प्रॉफिट है जो एज एन इनकम आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम्स में आ जाएगा ये। और अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करें, उससे सरप्लस या डेफिसिट आएगा, वो लिखेंगे कैपिटल फंड में और इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली होगी। चलो यार सुना ही देते हैं यार। हाँ जी, इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूँ। जब किसी बीमारी की सिम्टम्स आ जाएं तो कंफर्म नहीं है कि वो बीमारी है, लेकिन अब आगे क्या करें? इसमें फ़िक्र वाली बात क्या है? अब इसमें क्या फ़िक्र वाली बात है? क्या इसमें परेशानी? सिम्टम्स आ गए, वरना जो सिम्टम्स अभी आई हैं तो अल्टीमेटली बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, दोज़ख में ना जो दर्जे हैं, तुमसे जो सबसे निचला दर्जा है वो मुनाफिकीन के लिए। बुखारी 33, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करें तो झूठ बोले। अब हम इसमें अपने आप को असेस करें कि हम में कहीं ये सिम्टम्स तो नहीं है। जब बात करें तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके ख़िलाफ़ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। और अमानत जो है ना, वो सिर्फ़ कोई पैसे रखवाना अमानत नहीं होती है। कोई बात किसी से शेयर करता है मशवरे के तौर पे, तो वो बात भी अमानत होती है। अगर किसी से कोई मशवरा मांगता है, वो मशवरा भी इवन की अमानत होती है। कोई भी काम जो आपको ज़िम्मेदार बना के सौंपा जा रहा है वो आपके पास अमानत है। तो बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उसके ख़िलाफ़ करे, और जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। ये मुनाफिक की निशानी है। कल मंडे को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।